मैं अपने लिए ये बोलूँगी कि बिहाइंड माई सक्सेस आज मैं जो भी कुछ हूँ देयर इज़ माई हस्बैंड। मैंने आज जो भी सीखा है, जो हाँ आज इस मुकाम पर मैं पहुँची हूँ, वो सब क्रेडिट गोज़ टू माई हस्बैंड। नहीं तो मेरे लिए बिल्कुल नई फील्ड थी। एक One thing which I would like to share, that our managing director Mrs. Anusha, she is very employee friendly managing director, and she always focus on the quality and patient care, which I like most. नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखंड नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं जयपुर के प्रसिद्ध ब्रेन टावर में, जो कि आप सभी को जयपुर में रहने वाले और बाहर के राजस्थान में, माना जाए तो ऑल ओवर इंडिया में ब्रेन टावर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इस ब्रेन टावर को कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, पर्दे के पीछे कौन काम करता है, जो मैनेजमेंट करने वाले हैं, जो तार से तार जोड़ कर रखते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ में मौजूद है ब्रेन टावर की श्रीमती अनु शाह जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से इनके व्यक्तित्व था, किस प्रकार से इनके जीवन की शुरुआत हुई, इतना बड़ा अस्पताल किस प्रकार से इनके साथ में कदम ताल करते हुए बना। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहें। नमस्कार, जैसा कि इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम अनु शाह है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्कूलिंग, एजुकेशन, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप मेरा सब दिल्ली में ही हुआ है। मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से मेरी स्कूलिंग करी है। ग्रेजुएशन मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स किया था। उसके बाद में मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गई थी, बिकॉज़ मेरे फादर जो हैं वो SBI से एक्स जनरल मैनेजर रिटायर हुए, तब वो अहमदाबाद में थे और वहाँ पर मैंने अपना MA इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट किया। और साथ ही बीच में मैंने पढ़ाई के साथ साथ में मैंने एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था सरदार सरोवर नर्मदा निगम, वहाँ पे भी मैंने कुछ टाइम जॉब करी। दिल्ली से जो आपकी एजुकेशन थी कॉलेज की, उसको मास्टर्स के रूप में आप गुजरात रहने लगे? हाँ, वहाँ पर आपको ये मिला? हाँ, वहाँ मैंने ऐसे पार्ट टाइम अपना एक जॉब स्टार्ट किया था कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद में 1995 में मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड डॉक्टर सुनीत शाह हैं, जो जाने माने हैं, वो तो मेरे को पता है। हाँ, न्यूरोफिजिशियन है वो। और हमारा ये हॉस्पिटल है एडवांस न्यूरोलॉजी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसको कि लोग बाग ब्रेन टावर के नाम से जानते हैं। ये सन 2007 में हमने इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया था और आज मैं गर्व से कहूँगी कि हमारा ये जो हॉस्पिटल है ये NABH एक्रेडिट हॉस्पिटल है, जो कि एक क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट करते हैं। बहुत ही कम हॉस्पिटल्स हैं जो NABH एक्रेडिशन जिनको मिलता है। और हमारे यहाँ पर न्यूरोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, जर्नल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी इत्यादि सभी तरह की सेवाएं दी जाती हैं। अच्छा मैम, आप एकेडमिक में थे, जैसा कि आपने बताया कि जिस प्रकार की आपने शिक्षा की वो एकेडमिक की शिक्षा थी। उससे एकेडमिक शिक्षा से आप स्कूल के अंदर भी आपने शायद पढ़ा है। कौन कौन से स्कूल हैं, कहाँ कहाँ पर आपने शिक्षण कार्य किया था? मैंने एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो मैंने काफ़ी अलग अलग जगह ट्रैवल किया है। जैसे मैंने बताया, पहले मैं गुजरात थी, तब मेरे फादर वहाँ थे। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तब मेरे हस्बैंड RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर, वहाँ से अपना MD मेडिसिन कर रहे थे। तब मैंने कुछ टाइम अपना B.Ed कंप्लीट करके वहाँ एक स्कूल में जॉब करी।
फिर वहाँ से हम लोग वापस दिल्ली शिफ्ट हो गए। तब इन्होंने दिल्ली में हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे, मैंने दिल्ली में फिर एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। फिर फाइनली डीएम जो हमारे मेडिकल में बहुत हाईएस्ट डिग्री होती है उसके लिए लखनऊ शिफ्ट हो गए थे। लखनऊ में मैंने फिर कुछ टाइम के लिए लखनऊ दूरदर्शन ज्वाइन कर लिया था। हाँ, एज एन एंकर पर्सन 1-1.5 साल करीब मैंने वो वहाँ पे जॉब किया। फिर फाइनली हम लोग जयपुर आ गए। फाइनल हम लोग जयपुर ही हमारा बेस था, हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए। जयपुर आने के बाद में भी मैंने कुछ टाइम जयपुर के एक काफ़ी फेमस स्कूल में जॉब करी, बट तब मेरी डॉटर बॉर्न होने वाली थी तो उस चक्कर में फिर मैंने जॉब क्विट कर दिया। और फिर हमने अपना एक क्लिनिक स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड ने हम लोग त्यागी कॉलोनी में हमने हमारा एक क्लिनिक शुरू किया था जो रेंटेड हाउस था, और वो गैरेज पोर्शन जो होता है एक छोटा सा 4x4 का कमरा, वहाँ से शुरुआत करी थी हमने। और तब मैंने साथ में यहाँ पर भी एक MNC कंपनी थी, उसमें मैं सीनियर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर थी, और साथ में सारे MBAs, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनको स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देती थी। वो मेरी काफ़ी अच्छा जॉब चल रहा था। बट फाइनली जब 2007 में मेरे हस्बैंड ने ये हॉस्पिटल सेटअप किया, फिर उनका ये कहना था कि बाकी जगह को छोड़ के अब तुम अपने हॉस्पिटल को ही संभालो। सो बस उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक, मैंने अपने हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। हाँ, जैसे कि आप एकेडमिक में थे, एकेडमिक से सीधे के सीधे मेडिकल पे आ गए। बिल्कुल। तो सारा सब कुछ चेंज हो गया। काम जिस समय संभाला अस्पताल का, क्या कुछ परिस्थितियाँ थी और किस प्रकार से संभाला? शुरू में मुझे बहुत अजीब लगता था जब मैंने ये हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया और अपना सारा जो एकेडमिक्स वाली लाइन थी उसको छोड़ा, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर थी, तो मेरा वहाँ पे काम होता था लोगों को सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देना। सारे वो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स आते थे। अब यहाँ आके मुझे किनसे डील करना पड़ता था? स्वीपर से, वार्ड बॉय से, नर्सिंग स्टाफ से। तो वो एकदम ही क्या ड्रास्टिक चेंज था। कहाँ आप एकदम पोलाइटली बात करना उनको बताते थे, अब कहाँ पर इनको इतना ज़ोर ज़ोर से आपको, मतलब कई बार होता था नहीं समझते हैं तो उनको सिखाना पड़ता था, करना पड़ता था। हाँ, बट ठीक है, शिक्षा कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। वही बात पड़ गई ना, वहाँ पर आप स्टूडेंट्स को समझाते थे, यहाँ पर मैनेजमेंट के तौर पर लोगों को समझाते। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर अस्पताल में आप किस प्रकार से अभी फिलहाल में सेवाएं दे रही हैं? मैं पेशेंट्स को नहीं देखती हूँ, उसके अलावा बाकी मोटा मोटा सारा मैनेजमेंट मैं ही देखती हूँ। मतलब आपको मैं बता दूं कि अस्पताल में जितने भी डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनकी फाइलें तैयार होती हैं और डॉक्टर साहब पर्ची पर जो भी कुछ लिखते हैं, सारा अस्पताल सुबह से लेकर शाम तक जो भी चलता है, उसके पीछे अगर कोई MS धोनी बनकर बैठा है तो मैडम ऐसा कह सकते हैं। वो विकेट कीपर के पीछे MS धोनी काम करता था, पूरे मैच पूरे 11 के 11 को संभालता था। वो मैनेजमेंट आपका? हाँ, मतलब इसमें सारा मैन पावर का रिक्रूटमेंट करना है, या आपका कुछ बाकी जितनी भी चीज़ें रहती हैं, कभी कुछ मशीनरी से रिलेटेड, मतलब हॉस्पिटल बहुत सारा छोटा काम होता है, तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हम लोग करते हैं। हाँ, आपका जो बचपन में क्या सपना रहा, सबसे बड़ा सपना, कि भाई बचपन में आप जब थोड़ा होश संभाला कि आज यार आप समझदार हो गए, तो उस समय क्या सपना था, क्या बनना चाहते थे? उस टाइम ज़्यादातर क्या 2 या 3 ही चीज़ें होती थी, या तो डॉक्टर बनते थे बच्चे, या इंजीनियर बनते थे, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते थे, है ना। हाँ, वो सबका यही था। और मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को बहुत था कि भी तुम डॉक्टर बनो। मैंने PMT का एग्ज़ाम भी दिया था, सब कुछ किया भी। उस समय PMT चलता था, तो मैंने वो PMT का एग्ज़ाम भी दिया था, बट समहाउ नहीं हो पाया, बिकॉज मेरी डेस्टिनी थी कि मैं खुद ना डॉक्टर बन के, एक डॉक्टर से मेरी शादी होनी थी और बाद में मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स को संभालना था। कह सकते हैं आज संभाल भी रहे हो आप। हाँ, तो डॉक्टर तो मैं नहीं बन पाई, बट हाँ, फाइनली आई गॉट मैरिड टू अ डॉक्टर एंड मैं एकेडमिक्स में चली गई थी। बाद में मुझे उसी में इंटरेस्ट आने लग गया। मुझे बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है, सो लिटरेचर मैंने लिया एज अ सब्जेक्ट।
एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि आपको बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत मन करता है, आपको पसंद है, तो साथ ही साथ जो शिक्षण की जो आपने गतिविधि की, अध्ययन करवाया आपने, आज भी मन करता है कि यार दोबारा बच्चों के बीच में चली जाऊँ, पढ़ाई करवाऊँ? कभी कभी करता है, बट अब मुझे इतना टाइम समय ही नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो अच्छा। क्योंकि इसमें भी यहाँ पे भी चलता रहता है। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा NABH का ये जो एक्रेडिशन का है, तो इसका क्या रहता है, इनका टाइम टू टाइम आपको क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट करने के लिए सर्विलेंस होता है, ऑडिट होती है, तो वो कांस्टेंट एक काम है। तो ये पूरा NABH का प्रोजेक्ट मैं ही संभालती हूँ। तो उसमें क्या पूरी हमारा स्टाफ होता है, उनकी ट्रेनिंग्स चलती हैं, उनके मॉड्यूल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, सेशंस होते हैं। तो एक तरह से क्या वो मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स चलती रहती है, तो यहाँ पर भी मेरी वो अच्छा, काम आती आपके रहती है ससुराल पढ़ाई। में मतलब आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे फादर इन लॉ हैं, और मेरी जो माता, मेरे हस्बैंड की माता जी, मेरी मदर इन लॉ, वो काफ़ी साल पहले ही, शादी से पहले ही वो स्वर्गवास उनका हो चुका था। और उसके अलावा मेरे हस्बैंड के अलावा 2 ब्रदर्स हैं मेरे हस्बैंड के, एक बड़े भाई हैं और एक छोटे जेठ देवर। जी, एक देवर। हाँ अच्छा, हाँ, बीच वो वाले। दोनों बाहर रहते हैं, जयपुर से बाहर ठीक है, रहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं वो भी? मेरा बड़ा बेटा अभी डॉक्टर है, वो MD मेडिसिन कर रहा है फाइनल ईयर में, और बिटिया भी मेरी फाइनल ईयर में है, वो बाहर पढ़ रही है। बाहर रहती हैं। हाँ। अच्छा, तो आप मदर हैं, ठीक है, माँ हैं, और साथ ही साथ मैनेजमेंट संभाल रही हैं, कामकाज संभाल रही हैं। एक ही छत के नीचे आपके पतिदेव उस कमरे में बैठे रहते हैं, आप इस कमरे में बैठे रहते हैं, तो इस बीच कैसे मैनेज कर पाते हो? क्योंकि वो रिश्ता भी संभालना है, ये रिश्ता भी संभालना है, इसको कैसे मैनेज करते हो मैनेजमेंट साहब? यही तो मैनेजेरियल स्किल्स होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में बताइए। कभी ऐसे घूमने का प्लान बनाओ और आपको खुद को पता है कि इस समय हॉस्पिटल से छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं है और आपका उसी समय कहीं जाना हो, तो आप पहले बोलते हो या फिर वो आपको बोलते हैं? छुट्टी के लिए कौन किसको बोलता है? ये हमारा म्यूचुअल होता है, हम लोग क्योंकि शुरू से ही हम साथ में अब इस लाइन में इतने सालों से साथ में ही काम कर रहे हैं, तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। पहले से ही प्लान आउट कर लेते हैं कि भाई देख लेते हैं कि हाँ इस पीरियड में हम लोग निकल सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्लान बना लेते हैं। वो जिसका भी होता है, जो भी पहले प्रपोजल डाल देता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो निकल जाते हैं। वो सब होता है। हाँ। सामाजिक कार्य में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं क्या? किस प्रकार से सामाजिक कार्य करते हैं आप? सामाजिक कार्य में जैसे हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, साथ में चैरिटी का बोला जाए तो जैसे एनिमल्स हैं तो उनके वेलफेयर के लिए हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी स्कूलिंग, ये हम लोग अपनी तरफ से स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा। और मंदिर वगैरह हैं तो उनमें भी मतलब धार्मिक रूप हाँ से भी स्पिरिचुअली भी हम लोग काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं। गौशाला में गए तो वहाँ गौशाला में से कर रखा है कि हाँ बीच बीच में जाते रहते हैं, करते रहते हैं। खंडेलवाल बिजनेस वुमेन क्लब की शुरुआत हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो भारती जी को अपनी तरफ से और सारे खंडेलवाल समाज की महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू किया है जिसमें वो सारी बिज़नेस वुमेन को जोड़ रही हैं। और मेरा ये मानना है कि जितनी भी महिलाएं हैं, मैक्सिमम महिलाएं इस प्लेटफॉर्म में जुड़ें और साथ में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज़ ये एक नेटवर्किंग का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है जिसमें महिलाएं, जैसे बोला जाता है ना कि महिलाएं ही महिलाओं को सपोर्ट करती हैं। तो मेरा सभी महिलाओं से भी ये कहना है कि बिलीव इन योरसेल्फ। लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, नो डाउट, है ना। आपको सक्सेसफुल बनना है तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही, लेकिन उनसे घबराने की कतई ज़रूरत नहीं होती है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। Every challenge prepares you for a bigger challenge, but you have to have that determination and a strong force within. तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हमारे साथ में मौजूद हैं मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट सुनीत कुमार शाह जी, जो कि मैम के हस्बैंड हैं।
हम इनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से मैम का अस्पताल में सहयोग रहता है। सर, किस प्रकार से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, जैसे अस्पताल में मैनेजमेंट करते हैं उसी तरीके से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ये मैनेज करती हैं? नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। शुरुआत में जब मैं एज ए कंसल्टेंट प्रैक्टिस करता था, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाता था, ये अस्पताल नहीं चलाया था। मैडम उस समय टीचिंग लाइन में थी, रुक्मणी बिरला स्कूल में इंग्लिश टीचर थी। उससे पहले दूरदर्शन में, लखनऊ में भी और उदयपुर में भी दूरदर्शन वगैरह पे मैडम के टीवी शोज़ वगैरह में एज एन एंकर काम करती थी। जब ये 2006-07 में हम लोगों ने हॉस्पिटल शुरू किया तो उस समय कुछ समय बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि पेशेंट देखने का काम और साथ में हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। प्लस ये दोनों काम करने में मेरा पूरा समय सुबह मान के चलो 8 बजे से रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक का टाइम हॉस्पिटल में ही निकल जाता था। तो पर्सनल लाइफ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी। वो फिर हम लोगों ने एक दिन चर्चा करके डिस्कस किया और ये फाइनल किया कि मैडम को भी हॉस्पिटल ही ज्वाइन कराएंगे। तो मैडम ने अपना फिर टीचिंग लाइन का जो करियर था उसको सेक्रीफाइस किया, फिर ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया। अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मैडम के लिए शुरुआत में एकदम नया फील्ड था, तो कुछ उसके अपने चैलेंजेस होते थे, डिफ़िकल्टीज़ भी आती थी। बीच बीच में लगता भी था कि करें नहीं करें, कोई दूसरा प्रोफेशनल आदमी ले लें। बट स्लोली मैडम सीखती गई और एक्सपर्ट होती गई। और आज स्थिति ये है कि मैं सिर्फ हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखने का काम करता हूँ एज ए क्लिनिशियन, और बाकी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कम्प्लीटली मैडम ही देखती हैं। कोई भी स्टाफ रिक्रूट करना हो, अपॉइंट करना हो, कोई भी मटेरियल परचेज़ है, मैन पावर है, ये सारा काम जो है मैडम खुद ही देख रही हैं। मतलब अस्पताल की जड़ की संभाल करती है। जड़ के अब तो पूरा अस्पताल ही मैडम ही संभालती हैं। अच्छा। अब तो हम तो एक तरह से एम्प्लॉय हो गए हैं हॉस्पिटल में। अब मेरा रोल छोटा हो गया, मेरा रोल पेशेंट मैनेजमेंट का रह गया है। पेशेंट मैनेजमेंट के अलावा क्लिनिकल सर्विस बोलते हैं हम लोग इसको, इसके अलावा जितना भी नॉन क्लिनिकल वर्क है, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, डे टू डे की बहुत समस्याएं आती हैं हॉस्पिटल में। कभी ये टूट हो गई, कभी पानी की समस्या हो गई, कभी लाइट की समस्या हो गई, कभी जनरेटर ख़राब हो गया, कभी स्वीपर्स नहीं आए, कभी हाउस कीपिंग स्टाफ की प्रॉब्लम हो गई। अब ये सारे काम मैडम ही देखती हैं। हाउस कीपिंग कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, नर्सिंग स्टाफ कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन अपॉइंटमेंट करना है, ऑल ओवर सारा मैनेजमेंट मैम ही देखती है। हाँ, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज, 2 एडवांटेज मैं बोलूँगा। नंबर 1, मैं पीस ऑफ माइंड से अपना क्लिनिकल काम कर पाता हूँ। मेरा पूरा कंसंट्रेशन पेशेंट मैनेजमेंट में रहता है, बीच बीच में ये डिस्टर्ब नहीं होता। आप सोचो, आप पेशेंट देख रहे हो सीरियस, और बीच में कोई आके बोल रहा है साहब उधर लाइट नहीं आ रही, या वो स्वीपर नहीं आया, वो कंप्लेंट हो रही है, तो नेचुरली आपका डिस्ट्रैक्शन होता है। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मैं पीस ऑफ माइंड से पेशेंट केयर को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान दे पा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारी पर्सनल लाइफ अफेक्ट नहीं होती। अब मैडम भी फुल टाइम हॉस्पिटल में रहती है, तो हमारा पर्सनल टाइम भी यही है और प्रोफेशनल टाइम भी यही है। तो हमको कभी ये फील नहीं होता कि हमारी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब हो रही है। हम साथ साथ हॉस्पिटल आते हैं, साथ साथ घर चले जाते हैं। अब मेरे को रात को 11 बजे तक भी नहीं रुकना पड़ता, टाइम से आता हूँ, टाइम से चला जाता हूँ। चलो, आपने तो मैम की तारीफ़ कर दी, लेकिन अब मैं मैम से भी जानना चाहूँगा, मैम किस प्रकार से आप अस्पताल में, ये बता तो रहे हैं कि आपने संभाल लिया, सेक्रीफाइस किया, लेकिन इनका आपके जीवन में क्या योगदान है, आप बताइए। आपने वो सुना होगा ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, है ना। तो मैं अपने लिए ये बोलूँगी कि बिहाइंड माय सक्सेस, आज मैं जो भी कुछ हूँ, देयर इज़ माय हस्बैंड। मैंने आज जो भी सीखा है, जो हाँ आज इस मुकाम पर मैं पहुँची हूँ, वो सब क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड। नहीं तो मेरे लिए बिल्कुल नई फील्ड थी। एक होता है ना आपका एक मेंटोर होता है, तो उसी तरह से मुझे शुरू में
बहुत गाइड किया हर चीज़ के लिए, मुझे बताते थे इस काम को ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना है। कई बार हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते थे, बट ये है कि हाँ अब मैं इंडिपेंडेंटली सारा कुछ संभाल लेती हूँ। और डॉक्टर साहब का उसमें मेरे को बिल्कुल भी किसी तरह का भी मुझे कभी इंटरफेयर नहीं करते कि तुमने ये काम ऐसे क्यों कर दिया, इसको क्यों कर दिया। ही ट्रस्ट माई डिसीजन कि ये कर रही है तो ये ठीक है। सो विदाउट हिज सपोर्ट आई वुड नॉट हैव बीन वॉट आई एम टुडे। सो एंड घर के फ्रंट में भी इन्होंने बहुत मेरे को हेल्प करते थे, बिकॉज़ कोई भी जो महिला है वो सक्सेसफुल तभी होती है, क्या होता है, एक प्रोफेशनली एक पर्सनल। तो आप प्रोफेशनली ठीक है आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बट आपका अगर पर्सनल फ्रंट पे आप को पीस ऑफ माइंड नहीं है तो फिर मैं उसे सक्सेसफुल नहीं मानती हूँ। दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। तो घर की तरफ से भी मुझे कभी ऐसा नहीं होता है कि मेरे मतलब घर में भी चाहे हो तो हम लोग म्यूचुअली हर चीज़ को करके एक साथ मिल के करते हैं। सो आई गिव द होल क्रेडिट टू हिम। थैंक यू।